पाकिस्तान और भारत के दरमियान किस तरह से दरियाओं और उनका पानी बांटा गया, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, पार्टीशन का ये अनफिनिश्ड एजेंडा मुकम्मल करने में 11 साल क्यों लगे, क्यों ये मुआहदा जंगों और दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन्स के बावजूद कायम रहा, जानिए इस वीडियो में। नाइनटीन 47 में जब पाकिस्तान और भारत दो मुल्क बने तो उस वक्त ये तकसीम बहुत कैओटिक अंदाज से की गई थी और पंजाब के दरमियान में तो एक लकीर खींचकर दो मुल्कों के दरमियान बांट दिया गया था। दोनों मुल्कों में जो भी इलाके आए उनकी ज़राअत का इन्हिसार हिमालय से आने वाले पानी पर ही था। सिंध समेत झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज के दरिया सब मिलकर सदियों से इस इलाके को सैराब कर रहे थे। फिर अंग्रेज सरकार ने जब 19वीं सेंचुरी में पंजाब में नए नहरी निज़ाम को बनाया तो उसकी बुनियाद भी इन दरियाओं के नेचुरल फ्लो पर ही थी। नहरें निकाली गईं, ज़मीनें आबाद हुईं और उन पर काश्त होने लगी। 1947 तक ये इलाके कॉलोनी से बढ़कर अब बड़े शहरों और आबादियों में तब्दील हो चुके थे। लेकिन इस नेचुरल अरेंजमेंट को नज़रअंदाज करके एक अननेचुरल तरीके से बॉर्डर बना दिया गया, जिसके बाद पानी की तकसीम एक बड़ा मसला बन गया। जब इलाके तकसीम हुए तो नहरों के कई हेडवर्क्स इंडिया में चले गए और उनसे जुड़ी नहरें पाकिस्तान में थी। जब सब कुछ तकसीम हुआ तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी का सिस्टम भी तकसीम होना था, लेकिन इसका कोई तरीकाकार नहीं था। उस वक्त एक शॉर्ट टर्म स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद रहा, जो 1 अप्रैल 1948 को एक्सपायर हो गया और इंडिया ने इन कैनाल्स का पानी रोकना शुरू कर दिया जो भारत से पाकिस्तान में बहती थी। इसके बाद आने वाले कुछ साल इंडिया 4 मई 1948 के एक इंटर डोमिनियन अकॉर्ड के मुताबिक एनुअल पेमेंट्स के बदले पाकिस्तान की नहरों को पानी फराहम करता रहा, लेकिन ये भी एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट थी ताकि इस मामले का कोई परमानेंट हल निकाला जा सके। 1947 के बाद से ही दोनों नेबर्स के दरमियान ताल्लुकात भी कुछ अच्छे नहीं थे और इसका असर पानी की तकसीम के हवाले से किसी भी सेटलमेंट पर पड़ रहा था। इस मामले पर जो बातचीत थी वो भी रुक चुकी थी क्योंकि दोनों साइड्स किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थी। 1951 में डेविड लिलियनथॉल, जो कि एक अमेरिकन था और टेनेसी वैली अथॉरिटी और यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हेड रह चुका था, वो कॉलियर्स मैगजीन के लिए कुछ आर्टिकल्स लिख रहा था। इन आर्टिकल्स की रिसर्च के लिए उसने रीजन का दौरा किया। उसने ये तजवीज़ दी थी कि पाकिस्तान और भारत को मिलकर इस इंडस बेसिन और रिवर सिस्टम को मैनेज करना चाहिए और इसके लिए फाइनेंसिंग वर्ल्ड बैंक दे सकता है। यूजीन आर ब्लैक, जो उस वक्त वर्ल्ड बैंक के सरबराह थे, उन्होंने इस तजवीज़ से इत्तफाक किया, लेकिन सियासी हालात की वजह से कोई बात शुरू नहीं हो पा रही थी। 1954 में वर्ल्ड बैंक ने इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए एक प्रपोजल दी। इन मुज़ाकरात में कई तातुल आए। दोनों तरफ से जब भी बात होती थी तो वर्ल्ड बैंक पर भी जानबदारी के इल्ज़ामात लगते थे। कभी ये रुकते, कभी ये चलते। 6 साल तक मुज़ाकरात के बाद बिलाखिर पाकिस्तान और इंडिया ने एक सेटलमेंट की हामी भर ली और 19 सितंबर 1960 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के सदर अयूब खान ने कराची में उस मुआहदे पर दस्तखत किए जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है और यूं इन दरियाओं या इनके पानी की तकसीम तय हो गई। इस मुआहदे के तहत 3 मगरबी दरिया या वेस्टर्न दरिया सिंध, चनाब और झेलम पर पाकिस्तान का हक तस्लीम कर लिया गया और ईस्टर्न दरिया रावी, ब्यास और सतलुज भारत को दे दिए गए। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत मगरबी दरियाओं यानी सिंध, झेलम और चनाब के 80% पानी पर पानी का हक तस्लीम किया गया। इस मुआहदे के तहत भारत को इजाज़त थी कि वो मगरबी दरियाओं पर भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना सकता है, लेकिन इनके पानी का रुख नहीं तब्दील कर सकता। इस मुआहदे के तहत असल में पानी की शेयरिंग की बजाय इसकी तकसीम की गई थी। इस मुआहदे के तहत वर्ल्ड बैंक ने डैम्स, लिंक कैनाल, बैराजेस और ट्यूबवेल्स की फंडिंग देने का भी ऐलान किया। तरबेला और मंगला डैम के लिए भी इसी मुआहदे के तहत फंडिंग दी गई। इस मुआहदे के लिए फंडिंग वर्ल्ड बैंक के मेंबर ममालिक ने दी थी। इस मुआहदे ने इंश्योर किया कि पाकिस्तान के इलाकों को उसी मिकदार में पानी मिलता रहे जिसमें 1947 की तकसीम से पहले मिल रहा था। इस मुआहदे के तहत एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाया गया। इस कमीशन में दोनों मुल्कों से एक कमिश्नर शामिल किया गया ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान कम्युनिकेशन होती रहे। इस कम्युनिकेशन के वफूद बारी बारी एक बार इंडिया और एक बार पाकिस्तान में मीटिंग करते हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान किसी भी किस्म के तनाज़ात को रिजॉल्व करने के लिए एक मैकेनिज्म भी बनाया गया। इस ट्रीटी ने मसलों के हल के लिए जो मैकेनिज्म बनाया उसमें तय ये पाया था कि
दोनों मुल्कों की तरफ से एतराज़ात की नोयत ही उनके हल होने का तरीक़ाकार तय करेगी। ये 3 तरह से हल हो सकते हैं। सबसे पहले सवालात यानी क्वेश्चन, अगर मसला छोटा हो तो कमीशन ही हल करने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर मामला बड़ा हो तो फिर ये डिफरेंस होगा और इस सूरत में न्यूट्रल एक्सपर्ट नामजद होगा और वही इसको हल करेगा। इस न्यूट्रल एक्सपर्ट को वर्ल्ड बैंक नॉमिनेट करेगा। अगर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई इससे भी बड़ा मसला आ जाए तो फिर ये डिस्प्यूट होगा और उसको एक एडहॉक ट्रिब्यूनल के सामने रखा जाएगा, जिसे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहा जाता है। वर्ल्ड बैंक का रोल इस मुआहदे के बाद लिमिटेड है और एक्सपर्ट या ट्रिब्यूनल की तैनाती तक ही है, और वो भी उस वक्त जब दोनों मुल्क इस हवाले से रिक्वेस्ट करें। इस मुआहदे में तय था कि फोरम चाहे कोई भी हो, किसी भी मसले को हल करने के लिए ट्रीटी को ही सामने रखा जाएगा। इस मुआहदे के बाद पाकिस्तान को 10 साल दिए गए कि वो डैम्स और अपने नहरी निज़ाम को इस तरह से बनाए कि वाटर मैनेजमेंट ठीक हो सके। इस दौरान उसकी नहरों को भारत पानी की फराहमी जारी रखेगा। इंटरेस्टिंगली ये फराहमी 1965 की जंग में और उसके बाद भी जारी रही। जब यह मुआहदा हुआ था तो उम्मीद की गई थी कि यह मुआहदा दोनों मुल्कों के काश्तकारों के लिए खुशहाली लेकर आएगा और खैर सगाली और दोस्ती का जामिन होगा। अभी भी अगर देखा जाए तो इस मुआहदे को दुनिया के कामयाब तरीन ट्रीटीज में से एक समझा जाता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर ने एक बार इसे ब्राइट स्पॉट कहा था। इंडिया के एक आबी वसाइल के साबिक वजीर सैफुद्दीन ने भी चंद साल पहले कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले सभी मुआहदों में से ये सबसे कामयाब और बाअसर मुआहदा है। इस ट्रीटी में एक अहम बात यह भी है कि मसला किस तरह से हल करना है उसको भी दोनों ही मुल्क तय करते हैं और कोई इसमें दखल नहीं दे सकता। इसलिए मसला कोई भी हो वो दोनों को खुद ही हल करना है। इसके साथ कोई भी मुल्क यकतरफा तौर पर इस मुआहदे को ख़त्म भी नहीं कर सकता। इसकी एग्जिट क्लॉज ये कहती है कि कोई एक मुल्क यूनिलैटरली इस मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि यही वजह है कि ये मुआहदा इतने साल से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कायम है। कोई चाहते हुए भी इससे नहीं निकल सकता। इसके कायम रहने की दूसरी वजह यह भी है कि इसके अंदर जो मसाइल के हल के लिए एक बिल्ट इन मैकेनिज्म मौजूद है, तो दोनों मुल्क उसके तहत बैठते हैं। जब दोनों बैठते हैं तो कोई ना कोई हल निकल ही आता है। इस मुआहदे में किसी भी तब्दीली के लिए दोनों मुल्कों की रजामंदी ज़रूरी है। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने इस मुआहदे को इसीलिए तस्लीम किया कि पाकिस्तान की लोअर राइपेरियन स्टेट होने की वजह से जो खदशात थे वो इस मुआहदे से दूर हो गए और भारत को भी गारंटी मिल गई कि उसकी ज़राअत के लिए पानी मैसर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान पानी के हवाले से कोई तनाज़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बारहा पानी की तकसीम के हवाले से मसाइल आते रहे हैं। इस मुआहदे के रिजॉल्विंग मैकेनिज्म के तहत दोनों मुल्कों ने भी कई मसलों के हल निकाले हैं। दोनों मुल्कों के माहिरीन ने 1978 में सलाल डैम का तनाज़ा हल किया। फिर बागलिहार डैम का मामला सामने आया, उसे आलमी बैंक के मुकर्रर करदा न्यूट्रल एक्सपर्ट की मदद से 2007 में हल किया गया। किशन गंगा प्रोजेक्ट भी एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट था। ये मामला भी आलमी सालिसी अदालत में पहुंचा। 2013 में वहां से फैसला हुआ। इन तनाज़ात के हल में भी इंडस कमीशन के इजलासों ने अहम किरदार अदा किया। लेकिन अब ये मुआहदा कुछ मुश्किल में है। किशन गंगा डैम और रतले डैम जो भारत झेलम और चनाब पर बनाना चाहता है, पाकिस्तान को उस पर एतराज़ है। इंडिया ने पाकिस्तान को जनवरी 2023 में एक नोटिस भिजवा दिया कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो इस मुआहदे को रीअसेस करना चाहता है। पाकिस्तान ने इस मुआहदे की इम्प्लीमेंटेशन के लिए परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग से भी रुजू कर रखा है। दोनों मुल्कों ने मालूमात और डेटा का तबादला भी रोक रखा है। फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान हर मसले में इस मुआहदे का जिक्र होना शुरू हो गया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे ख़त्म करने की बात भी की है और अभी पहलगाम में होने वाले हमले के बाद इसे मुअत्तल भी कर दिया है। इससे पहले 2016 में उड़ी में जब एक इंडियन आर्मी बेस पर हमला हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने इस तरफ इशारा किया था और कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। 2019 में पुलवामा और बालाकोट के बाद जो सूरत हाल बनी उसमें भी नरेंद्र मोदी ने इस मुआहदे को ख़त्म करने की बात की थी। हरियाणा में भी एक जलसे से खिताब करते हुए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि जो पानी पाकिस्तान जा रहा है उस पर हरियाणा के किसानों का हक है और वो उसे रोककर वापस लाएंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इस मुआहदे के हवाले से खासा सेंसिटिव है। 2016 में उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइज़र सरताज अजीज़ ने कहा था कि इस एग्रीमेंट को ख़त्म करना पाकिस्तान की जानिब से एक एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर किया जाएगा।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये कोई अनोखा एग्रीमेंट नहीं है और ना ही अनोखी सूरत हाल जहां दरिया एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं। ज़्यादातर दरियाओं का पानी शेयर किया जाता है, लेकिन यहाँ पानी बांटा गया और दरिया ही तकसीम हो गए। एक इंडियन जर्नलिस्ट कागी परसाई ये कहते हैं कि कई लोग जो डेप्थ से इस इशू को नहीं समझते, उन्हें लगता है कि दरियाओं का 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, इसलिए ये मुआहिदा इंडिया के हक में नहीं और इसे मनसूख कर देना चाहिए या नया मुआहिदा करना चाहिए। ये मुआहिदा बहुत सोच समझ कर किया गया है। नदियों का बंटवारा, उनका बहाव, वो किस तरफ जा रही हैं, कितना पानी है, सबको मद्देनज़र रखकर ये मुआहिदा किया गया है। हम पाकिस्तान जाने वाले दरियाओं का रुख अगर मोड़ना भी चाहें तो नहीं मोड़ सकते, क्योंकि वो पाकिस्तान की तरफ ही उतरेंगे। पर इसलिए इस तरह की बातें एक्सपर्ट्स पर छोड़ देनी चाहिए। ये मुआहिदा पाकिस्तान और भारत के दरमियान पिछले 65 सालों से कायम है और शायद दोनों मुल्कों के दरमियान एक अच्छा हमसाया होने की आखिरी निशानी है। इससे बढ़कर ये मुआहिदा दोनों मुल्कों के दरमियान एक कुदरती और जोग्राफियाई मजबूरी भी है। 1947 में बॉर्डर की लकीर तो खींच दी गई, लेकिन ये दरिया जो सदियों से इस धरती पर बह रहे थे, उनका रास्ता कौन रोकता? ये बहना तो बंद नहीं कर सकते और ना ही ये किसी बॉर्डर को मानते हैं। बस अब इंसान इनका रास्ता रोकना चाहता है और शायद उन्हें लगता है कि पानी को रोकना भी उतना ही आसान है जितना इंसानों को रोकना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।